शिवसेना नेता पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद उनके सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। एक महिला को धमकाने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ यह शिकायत महिला गवाह को धमकाने के आरोप में दर्ज की गई है। इससे पहले ईडी ने संजय राउत के आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस ने धन शोधन के एक मामले में एक गवाह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कथित तौर पर एक महिला का शील भंग करने के आरोप में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पात्रा चौल मामले में गवाह स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत के खिलाफ वकोला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारी ने बताया स्वप्ना पाटकर ने हाल में पुलिस का रुख करते हुए दावा किया था कि उसे टाइप किए गए एक पत्र में दुष्कर्म और हत्या की धमकी दी गई थी। यह पत्र 15 जुलाई को उसे दिए गए एक अखबार में रखा हुआ था। अधिकारी के मुताबिक पाटकर ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया, जिसके बाद उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कथित तौर पर स्वप्ना पाटकर को धमकाने के लिए संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत वकोला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पाटकर पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में गवाह हैं, जिसमें ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया है। इधर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि संजय राउत को दक्षिण मुंबई के बलार्ड स्टेट में ईडी के मंडल कार्यालय में 6 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना नेता को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इससे पहले संजय राउत 1 जुलाई को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे। अगले दौर की पूछताछ के लिए वह कई बार समन भेजे जाने के बावजूद यह कहकर उपस्थित नहीं हुए थे कि 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसके कारण वह व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बैसाखी बनर्जी एक एक कर पार्थ चटर्जी की पोल खोलती जा रही हैं। पार्थ चटर्जी के रिश्ते सिर्फ अर्पिता और मोनालिसा से नहीं थे, बल्कि शिक्षक भर्ती के नाम पर उन्होंने अपने लिए पूरी हरम तैयार कर लिया था, जिसमें कई लड़कियां थीं। पार्थ के साथ बकायदे 5-6 लड़कियां हुआ करती थीं, जिनका काम उनके पसीने पोंछने से लेकर जूते पहनाने तक का था। पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी रही बैसाखी के निशाने पर सबसे ज्यादा मोनालिसा दास हैं। बैसाखी का कहना है कि उनके पास मोनालिसा और पार्थ के रिश्तों के पक्के सबूत हैं। बैसाखी ने बताया कि पार्थ चटर्जी के साथ अलग अलग लड़कियों के नाम हमेशा जुड़ते रहे। उनकी करीबी अर्पिता के पास से जो 50 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, यदि वे पार्थ के नहीं हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि वो किसके हैं। षड्यंत्र में फंसाने की बात भी उन्होंने 4-5 दिन बाद कही। जबकि कोई षड्यंत्र में फंसता है तो सबसे पहले यही बात कहता है। पार्थ चटर्जी जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब बहुत बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियों को रिक्रूट किया गया जो अंडर क्वालिफाइड थी, क्योंकि मैं खुद मिली अल अमीन कॉलेज की प्रिंसिपल थी, इसलिए सब पता चल रहा था। उन्होंने मंत्री होते हुए भी करप्शन रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बैसाखी ने बताया कि सिर्फ अर्पिता ही पार्थ की करीबी नहीं है, बल्कि आसनसोल की मोनालिसा दास भी उनकी गर्लफ्रेंड रही हैं। मोनालिसा जिस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वहां के वाइस चांसलर की वाइफ ने मुझे मोनालिसा की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि पार्थ चटर्जी की गर्लफ्रेंड मोनालिसा का मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, आप उन्हें जानती हैं, कुछ कीजिए। क्योंकि मैं खुद मिली अल अमीन कॉलेज की प्रिंसिपल थी, इसलिए सब पता चल रहा था। उन्होंने मंत्री होते हुए भी करप्शन रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि मोनालिसा पार्थ की गर्लफ्रेंड है? पर उन्होंने मुझे पार्थ और मोनालिसा के बीच की कुछ चैट भेजी थी, जिनसे साफ था दोनों में काफी नजदीकियां हैं। यह चैट मेरे पास अब भी है। मोनालिसा के बांग्लादेश में काफी रिलेशंस हैं। बांग्लादेश के एक बड़े पोएट की भी वो काफी करीबी हैं। जिस तरह से उनकी ग्रोथ हुई, उससे हर कोई हैरान था। यहाँ तक कि टीएमसी के लोकल विधायक ने भी मुझे कहा था कि यह लेडी बहुत तेजी से आगे जा रही है, लेकिन उसके ऊपर पार्थ चटर्जी का हाथ था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। बैसाखी ने कहा कि मैं पार्थ चटर्जी के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी थी, इसलिए मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर होते ही मैंने रिजाइन कर दिया, जबकि मेरी 22 साल की नौकरी बाकी थी। हालांकि इसके बाद भी मेरे और उनके रिश्ते बहुत खराब नहीं हुए थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए, तो अब एकनाथ शिंदे इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से नहीं रोका जाए और उसे यह तय करने दिया जाए कि शिवसेना पर किसका अधिकार है। शिंदे ने कोर्ट में ताजा हलफनामा दाखिल कर उद्धव कैंप की तरफ से दायर याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। साथ ही अभी कहा गया है कि असली शिवसेना चुनने की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए। खास बात है कि चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से 8 अगस्त तक दावे पर आपत्ति मंगाए हैं। उद्धव कैंप की तरफ से दी गई याचिका में बागी विधायकों पर फैसला आने तक चुनाव आयोग को कोई भी फैसला लेने से रोकने की मांग की गई थी। शिंदे ने हलफनामे में कहा है कि 15 विधायक 39 के समूह को बागी नहीं कह सकते। वहीं मुख्यमंत्री के एक करीबी ने कहा कि पार्टी की मान्यता और चुनाव चिन्ह के मुद्दों से चुनाव आयोग निपटता है। अगर सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के पास आने लगेंगी तो ऐसी अथॉरिटी का मतलब क्या है। एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि विधायकों को अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर स्पीकर को फैसला लेना चाहिए और कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही हलफनामे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। उद्धव खेमे की तरफ से कोश्यारी के इस फैसले को भी चुनौती दी गई है। राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना में फूट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 1 अगस्त के बजाय 3 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। खबर है कि दोनों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिवसेना नेता संजय राउत के घर छापे के दौरान ईडी को रुपयों का एक बंडल मिला। राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच ईडी के सूत्रों ने बताया कि राउत के आवास से 11.5 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई थी। संजय राउत के घर में मिले कैश को लेकर उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि जिस लिफाफे में कैश मिला उस पर एकनाथ शिंदे का नाम लिखा था। सुनील राउत ने कहा कि 10 लाख रुपयों के बारे में मैंने साफ कर दिया है कि जिस पैकेट में वो पैसे मिले उस पर अयोध्या के लिए और एकनाथ शिंदे ऐसा लिखा था। मतलब ऐसा कि वो पैसा अयोध्या के लिए था। मुंबई पुलिस ने अलग से पात्रा चौल मामले में ईडी की गवाह स्वप्ना पाटकर को कथित रूप से डराने धमकाने के लिए सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी राउत और पाटकर के बीच कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित है। हाल ही में संजय राउत और स्वप्ना पाटकर के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। 17 सेकंड के इस क्लिप में राउत ने 21 बार गाली गलौज की थी और धमकाया था। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि वकोला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पाटकर ने राउत पर उन्हें डराने धमकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर और जलगांव में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में कईयों को हिरासत में लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं की मातोश्री पर एक बैठक बुलाई है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राउत का समर्थन करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। अगर कोई गलत काम हुआ है तो कानून है, कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए। भाग जाने वाले आदमी तो नहीं है, उसके घर जाकर उसको परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की बात चल रही है। वो विपक्ष मुक्त संसद चाहते हैं, वो कानूनी रूप से लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पार्थ चटर्जी की विधानसभा की सदस्यता भी अब खतरे में पड़ गई है। वजह यह कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बताया कि उनके पास करीब 60 लाख रुपए है, लेकिन उनके बैंक खातों की जांच के बाद ईडी को पता चला कि यह रकम 60 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की 11 खातों का पता लगाया है, जिसमें करीब 8 करोड़ रुपए जमा हैं। अब तक बरामद हुए 50 करोड़ की रकम को अर्पिता पार्थ चटर्जी का बताती हैं और पार्थ चटर्जी कहते हैं कि वो माल उनका नहीं है। पार्थ ने गिरफ्तारी के 8 दिन बाद नकद की बरामदगी के बाद से साफ इनकार किया और इसके लिए टीएमसी की आलोचना की। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। ईडी की अब तक की गई कार्रवाई में पार्थ और अर्पिता के 11 बैंक खाते भी सामने आए हैं, जिनमें करीब 8 करोड़ जमा है। इसको लेकर भी ईडी जांच में जुटी है। ईडी की नकद जब्ती की कार्रवाई के बाद पार्थ चटर्जी के 3 और अर्पिता मुखर्जी के 8 यानी कि करीब लगभग 11 बैंक खाते अब जांच के दायरे में आ गए हैं। इन खातों में करीब 8 करोड़ रुपए जमा है, जिनमें से
2.5 करोड़ रुपए पहले ही डेबिट फ्रीज में रखे जा चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि चटर्जी के 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक में 5 खाते हैं। सूत्रों का कहना है कि दस्तावेज के 2 सेटों से ईडी को शक हुआ कि चटर्जी एक दशक से अधिक समय से अर्पिता के निकट संपर्क में थे। दरअसल ईडी के अधिकारियों को कई बीमा पॉलिसियां मिली हैं, जिन्हें चटर्जी ने मुखर्जी के साथ नामित या लाभार्थी के रूप में खरीदा था। वहीं दस्तावेजों का एक और सेट जनवरी 2012 में बोलपुर में एक कथित घर खरीद से संबंधित है। मुखर्जी के वकील नीलाद्री भट्टाचार्य ने कहा कि किसी भी दावे से पहले इसकी जांच होनी चाहिए। दस्तावेजों की प्रामाणिकता का पता लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने चटर्जी के बयान को खारिज करते हुए इस मामले में की गई देरी से प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पार्थ को यह कहने में इतना समय क्या लगा। जब उन्हें पहली बार मौका मिला तो उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि यह एक साजिश थी और पैसा उनका नहीं है। जब पार्टी द्वारा एक निर्णय लिया गया है तो हमारे लिए उनकी हर बात पर प्रतिक्रिया देना संभव नहीं है। ऐसे तो वह यह भी कह सकते हैं कि वह अर्पिता मुखर्जी को नहीं जानते। पार्थ चटर्जी को जब झोका के ईएसआई अस्पताल में दोपहर लगभग 1:50 पर लाया गया तो उनकी पहले वाली अकड़ गायब थी। वे काफी शांत दिखे। इसके बाद उन्हें अस्पताल के चेकअप रूम में ले जाया गया। वहीं इस दौरान जब उनसे वसूले गए करोड़ों रुपए के मालिकाना हक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया। चटर्जी ने यह भी दोहराया कि यह सब उनके खिलाफ एक साजिश है। पार्थ चटर्जी ने बरामद नकदी को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी थी और कहा था कि वह साजिश का शिकार बने हैं। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल से हटाए जाने और पार्टी से निलंबित किए जाने पर भी अपनी निराशा व्यक्त की थी। लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने भी पार्थ चटर्जी को लेकर कहा उन्हें यह सब अदालत में कहने दें। वह अब ईडी की हिरासत में है। हिरासत के दौरान दिए गए इस तरह के बयानों का कोई महत्व नहीं है। रॉय ने कहा कि पार्थ आज जहां भी हैं वह उनकी खुद की हरकतों के चलते हैं। पार्थ ने पार्टी का नाम खराब किया है, इसलिए हम उनके बयानों को कोई महत्व नहीं देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को अमेठी से खदेड़ने के बाद से गांधी परिवार की आंखों की किरकिरी बन चुकी स्मृति ईरानी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश की पोलपट्टी दिल्ली हाईकोर्ट ने खोलकर रख दी। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि गोवा में स्मृति ईरानी या फिर उनकी बेटी का कोई रेस्टोरेंट बार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पवन खेड़ा, जयराम रमेश आदि ने मिलकर स्मृति ईरानी की छवि को धूमिल करने के लिए पूरी फर्जी साजिश रच डाली। इस दौरान ईरानी पर कई निजी हमले भी किए गए। कांग्रेसी साजिश की पोल खुलते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा है। यह समन स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे पर भेजा गया है। ईरानी ने 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस इन नेताओं को भेजा है। हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ना ही गोवा का वो रेस्टोरेंट और ना ही उसकी जमीन स्मृति ईरानी या उनकी बेटी की है। कोर्ट ने आगे कहा कि बचाव पक्ष के लोगों ने अन्य कुछ लोगों के साथ मिलकर झूठी बातें कही। साथ ही साथ स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर निजी हमले भी किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ऐसा करके स्मृति ईरानी की छवि को धूमिल करने का काम किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक असली तथ्यों का पता किए बिना बड़े आरोप लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ ऐसी फर्जी कहानियां पहले भी बनाई हैं और हर बार की तरह मुंह की खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि इस घोटाले की जड़ें कम से कम 1 दशक गहरी हैं और इसमें पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी सबसे अहम किरदार हैं। बाकी पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। ताजा खुलासे में ईडी ने अदालत में दावा किया है कि पार्थ चटर्जी पहली बार राज्य मंत्री बनने के कुछ समय बाद से ही अर्पिता से परिचित थे। गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी 20 मई 2011 को पहली बार ममता सरकार में मंत्री बने थे। उससे पहले साल 2006 से लेकर 2011 तक वो विधानसभा में नेता विपक्ष थे। अब ईडी के इस दावे के बाद अर्पिता और पार्थ की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि दोनों के कई काले कारनामे ऐसे हैं जो साल 2011 से चले आ रहे हैं। वहीं एक और खुलासे में केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार अर्पिता को 31 दिसंबर 2010 को निदेशक सूचना संख्या DIN प्राप्त हुई, यानी अर्पिता को 12 साल पहले ही DIN नंबर मिल गया था। बता दें कि DIN नंबर एक निदेशक या कंपनी के मौजूदा निदेशक होने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है। इसका मतलब है कि अर्पिता कंपनी में निदेशक भी रही हैं और ईडी को पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी 3 कंपनियों की निदेशक हैं। अर्पिता मुखर्जी के नाम पर सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक टेक्सटाइल कंपनी भी है। इस टेक्सटाइल कंपनी की शेयर पूंजी 2 लाख रुपए थी।
अर्पिता 2011 में 2 कंपनियों और 2014 में एक अन्य कंपनी की निदेशक बनी थी। साथ ही ईडी ने दावा किया है कि उन तीनों में से 2 की ईमेल आईडी ARP से शुरू होती है। ARP का मतलब यहां अर्पिता और पार्थ से लगाया जा रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 2012 में एक ही पते पर 2 रियल एस्टेट फर्म और एक टेक्सटाइल फर्म को रजिस्टर किया गया था। बता दें कि तब भी पार्थ चटर्जी उद्योग मंत्री हुआ करते थे। मतलब उन्होंने खेल सिर्फ शिक्षा मंत्री रहते ही नहीं किया है, बल्कि उद्योग मंत्री रहते भी उनके कई कारनामे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी सिर्फ शुरुआती जानकारी है, जांच में आगे कई खुलासे हो सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक क्लब टाउन हाइट्स में स्थित फ्लैट के एक ही पते पर 3 कंपनियां चल रही थी। ईडी के अनुसार पार्थ और अर्पिता द्वारा अर्जित संपत्तियों का खेल साल 2012 से चला आ रहा है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि अर्पिता के घर की तलाशी के दौरान इसके दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं इससे पहले करोड़ों रुपए के स्कूल भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हो चुके पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने फिर दावा किया कि ईडी की छापेमारी के दौरान मिले रुपए उनके नहीं हैं और समय बताएगा कि उनके खिलाफ साजिश में कौन कौन शामिल है। वहीं चटर्जी को चिकित्सीय जांच के लिए जोका स्थित ASI अस्पताल ले जाया गया। वहां वाहन से उतरने के बाद जब पत्रकारों ने घोटाले के संबंध में उनसे सवाल किए तो उन्होंने फिर यह जवाब दिया कि समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी कितने शातिर थे, इसके खुलासे अब ईडी की जांच में हो रहे हैं। ईडी की जांच में एक ऐसा ताजा खुलासा हुआ है जो बड़े बड़े अपराधियों और फ्रॉडियों के होश उड़ा दे। दरअसल ईडी को मामले की जांच में पता चला है कि पार्थ चटर्जी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए काले धन से खरीदी गई कई संपत्तियों के कागजात में अपने कॉलेज के समय की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। ईडी के हाथ पार्थ के नाम से खरीदी गई ऐसी कई जमीन के कागजात लगे हैं जिनमें पार्थ की कॉलेज के समय की तस्वीर लगी है, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। आमतौर पर संपत्ति के कागजात में क्रेता व विक्रेता की हाल की तस्वीरें लगाई जाती हैं, लेकिन पार्थ ने शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके उलट किया। यही नहीं, प्रॉपर्टी के कागजात पर किए गए उनके हस्ताक्षर भी अभी के हस्ताक्षर से काफी भिन्न हैं। गौरतलब है कि पार्थ और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ने 2012 में संयुक्त रूप से कोलकाता के 2 बासिंदा से शांति निकेतन में उनकी 7 कट्ठा जमीन खरीदी थी। उसके कागजात में पार्थ की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी है। वो 35 से 40 साल पुरानी लग रही है। उस वक्त पार्थ कॉलेज में पढ़ते होंगे। हालांकि अर्पिता व जमीन के विक्रेताओं की उस समय की हालिया तस्वीरें ही लगी थी। कागजात में अर्पिता व विक्रेताओं की उंगलियों की छाप स्पष्ट है, लेकिन पार्थ की धुंधली सी है। ईडी का मानना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया था। वहीं जांच में यह भी पता चला है कि संयुक्त रूप से जमीन खरीदे जाने पर भी इसका म्यूटेशन सिर्फ अर्पिता के नाम पर हुआ था। जानकारों का कहना है कि संयुक्त मालिक की सूरत में कोई एक के अपना हिस्सा दूसरे को उपहार के तौर पर देने पर ही एक के नाम से म्यूटेशन होता है। इसके लिए गिफ्ट डीड बनवाना पड़ता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जमीन के कागजात में इतनी बड़ी बड़ी त्रुटियां होने के बावजूद यह भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों की नजर में क्यों नहीं आई। पार्थ ने ईडी को पूछताछ में बताया कि अर्पिता के साथ उनकी जान पहचान ज्यादा दिनों की नहीं है। संपत्ति के कागजात उनकी इस बात को भी झूठा साबित कर रहे हैं। वहीं पार्थ चटर्जी ने एक बार फिर से ममता सरकार पर उंगली उठाते हुए दोहराया है कि वो एक साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे टीएमसी से निलंबित करने का फैसला निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बरामद कैश उनका नहीं है और समय बताएगा कि उनके खिलाफ साजिश में कौन लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कहते हैं कि वक्त कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इंसान को कभी अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों पहले तक अपने विपक्षियों को धमकाने और उन्हें जिंदा लाश बताने वाले बड़बोले शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत अब अपने कारनामों की वजह से ईडी के शिकंजे में हैं। यही नहीं, जिन एनसीपी नेताओं के वो चक्कर काटते थे, जब मौका पड़ा तो उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। उनके घर से लाखों कैश जब्त करने के बाद अब ईडी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने भी उन पर तगड़ा तंज कसा है। शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने कहा कि शरद पवार ने संजय राउत का इस्तेमाल किया है और अब उनकी नजर में उपयोगिता खत्म हो गई है तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी पर शरद पवार का कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत को अब उनकी कीमत का पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिसके लिए संजय राउत ने शिवसेना को नष्ट किया, शिवसेना को खत्म करने के लिए सुपारी ली थी, वो अब उसी कर्म का फल भोग रहे हैं। गौरतलब है कि संजय राउत शरद पवार के घर उनसे मिलने जाया करते थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर एनसीपी नेता शरद पवार का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं उल्टे एनसीपी नेता अजीत पवार ने तो यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसियां यूं ही कार्रवाई नहीं करती, जब सबूत मिलता है तभी वो कार्रवाई करती हैं और इस केस में ईडी बार बार राउत को समन भेज रही है। वहीं शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने कहा कि शरद पवार की अपनी पार्टी के 2 नेता जेल में हैं। शरद पवार कभी इस बारे में बात नहीं करते। तब संजय सिरसाट ने सवाल उठाया कि संजय राउत के बारे में भला कौन बात करेगा।
उन्होंने संजय राउत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो शरद पवार के मोहरे थे। इस मोहरे का काम अब खत्म हो गया, इसे शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता ने माना है, इसीलिए अब शरद पवार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार के इशारे पर ही संजय राउत ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया था। संजय सिरसाट ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि संजय राउत शिवसेना के बजाय एनसीपी के साथ हैं। राउत ने हमेशा एनसीपी के लिए मददगार का रुख अपनाया है, ऐसे में अब उनके पीछे शिवसेना का कोई नेता नहीं टिकेगा। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद क्या शिवसेना के किसी नेता ने छाती पीटकर कहा कि वो संजय राउत के साथ हैं? उन्होंने कहा कि शरद पवार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। शरद पवार ने यह कदम अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए उठाया था, वो शिवसेना को तोड़ने में सफल रहे। संजय सिरसाट ने कहा कि शिवसेना के टूटने के बाद शरद पवार सबसे ज्यादा खुश रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।